Okay, so today we will learn about डाटा फ्लो ओरिएंटेड डिज़ाइन। इससे पहले हमने 3 डिज़ाइन कवर कर लिए हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारी इनोवेशन या फिर प्रोग्रामर के एक्सपीरियंस को दिखाती आ रही है। ठीक है, फोर्थ जो इनोवेशन या फिर आप कहेंगे जो एक्सपीरियंस है प्रोग्रामर का, वो क्या था कि डाटा फ्लो ओरिएंटेड डिज़ाइन हम जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ करें टू डेवलप द लार्ज सॉफ्टवेयर मीन्स बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जिसमें हज़ारों में या लाखों में लाइन्स आ रही थी। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, क्योंकि सॉफ्टवेयर अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा, ये मैंने आपको बार बार बताया है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों इकट्ठे होंगे तभी जाके आपका कंप्यूटर सिस्टम बनता है। इसलिए जिस तरह से आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एमरजेंस में इसमें प्रोग्रेस देख रहे थे, वैसे ही हार्डवेयर में भी वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होती जा रही थी। अब हार्डवेयर में कौन सी वो इम्प्रूवमेंट हुई, दैट इज कॉल्ड VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होती है, जैसे मतलब बहुत बड़ा सर्किट एक छोटे से पार्ट में फिट करना, इस तरह से आप मान के चलिए। ठीक है, इसमें भी एक नंबर रहता है कि कितने हज़ार कंपोनेंट, कितने हज़ार ट्रांजिस्टर्स एक छोटे से जितने आपके नाखून के साइज़ है, अंगूठा जो आपका हाथ का अंगूठा है उतना, उसके जो नाखून का साइज़ है उतने से हिस्से में कितने सारे कंपोनेंट आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट मीन उनको डालना, इकट्ठा करना। ठीक है, तो उसी के ऊपर LSI, VLSI या अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इस तरह के नाम ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आए हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको सिलेबस से आप हटा दिया गया है। इसलिए हल्का सा याद रखिए कि हार्डवेयर ज़्यादा पावरफुल हो गए, कंप्यूटर ज़्यादा पावरफुल हो गया विद द एडवेंट ऑफ VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये था हार्डवेयर में, वहाँ पे उस टाइम इम्प्रूवमेंट हो चुकी थी। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उस टाइम इसका क्या फ़ायदा उठाया, इन दी डाटा फ्लो ओरिएंटेड डिज़ाइन अटेंशन इज पेड टू ऑन द डाटा। जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है, डाटा फ्लो, डाटा का फ्लो क्या होगा उसके ऊपर फोकस किया गया यहाँ पे, ना कि कंट्रोल के फ्लो के ऊपर फोकस किया गया, जो कि आपने दूसरा मेथड देखा था कंट्रोल फ्लो में। ठीक, देखिए पहला देखा ना आपने एक्सप्लोरेटरी वाला, उसमें था बिल्ड एंड फिक्स वाला। दूसरा आपने देखा कंट्रोल फ्लो बेस्ड डिज़ाइन, उसमें कंट्रोल कहाँ है आपका, उसके ऊपर फोकस किया गया। तो वो कैसे हमने देखा कंट्रोल कहाँ गया, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। अब तीसरा आ गया डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड। डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड में हमने डाटा टाइप्स या डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर फोकस किया। ठीक है, फोर्थ है आपका डाटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन, डाटा कहाँ कहाँ फ्लो हो रहा है। अब डाटा, जिस तरह से कंट्रोल फ्लो को हम डाटा सॉरी जिस तरह से हम फ्लो ऑफ कंट्रोल कहाँ है एक एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर, उसको दिखाने के लिए वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो चार्ट। सिमिलरली वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ DFD, इट इज़ कॉल्ड DFD, डाटा फ्लो डायग्राम। ये भी फ्लो चार्ट की तरह ही मतलब कि यूज़ होते हैं, लेकिन ये फ्लो को नहीं दिखाते हैं, ये दिखाते हैं डाटा का फ्लो, कि डाटा कहाँ से कहाँ जा रहा है। समझा रही बात? देखिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कंट्रोल फ्लो में आपका फोकस किसके ऊपर रहा, कंट्रोल के ऊपर, कि अभी कंप्यूटर कहाँ पहुंचा है, किसको रन कर रहा है, किस लाइन को रन कर रहा है, वो हमने कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। ओके, लेकिन फोर्थ वाला क्या है, डाटा फ्लो, इसमें क्या है, हमारा फोकस रहेगा डाटा के ऊपर, ना कि कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, जिस तरीके से आपने कंट्रोल ऑफ फ्लो एक प्रोग्राम के अंदर कहाँ कहाँ से हो रहा है उसको फ्लो चार्ट से दिखाया था, उसी तरीके से डाटा का फ्लो अगर आपने किसी प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करना है, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ DFD, इट इज कॉल्ड डाटा फ्लो डायग्राम। बस इतना याद रखिए, डाटा फ्लो ओरिएंटेड डिजाइन में वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ DFD, डाटा फ्लो डायग्राम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, जिस तरह से फ्लो चार्ट ने मदद की थी एक प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में प्रोग्रामर के लिए, उसी तरह DFD भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं, अभी तक ये स्टिल दे आर इन यूज। ओके, ओके, बस इतना ही इसमें करना है डाटा फ्लो ओरिएंटेड डिज़ाइन में। एक तो VLSI आ गया, दूसरा DFD का यूज़ ये करता है, और मेन अटेंशन किसके ऊपर होती है, डाटा के ऊपर, ना कि कंट्रोल फ्लो के ऊपर। बस इतना करिए। फिफ्थ इज OOD, इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ओके, देखिए पाइथन जैसे आपने स्टडी की हुई है, पाइथन इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे आप इस सेमेस्टर जावा पढ़ रहे हैं, जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है इस डिज़ाइन के ऊपर, OOD,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। अब हमारा फोकस किसके ऊपर चला गया? देखिए इससे पहले जो, हाँ, जो अभी तो हम पांचवा कर रहे हैं, फोर्थ में हमने पढ़ा डाटा फ्लो ओरिएंटेड डिज़ाइन। हमारा मेन फोकस रहा डाटा के ऊपर। उसमें वो बेसिकली इवॉल्व हो गया ओओडी में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में, इन 1970s, 70 के दशक में। ठीक है, वो जो है, जो आपका डाटा फ्लो ओरिएंटेड टेक्निक थी, वो किस में कन्वर्ट होगी, इवॉल्व होगी या उसमें बदल गई, ओओडी में। इट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। पहली बात तो ये याद रखिए। ये कैसे हेल्पफुल है, जैसे आपने जावा में भी देखा होगा, जब भी आपने जावा में कोई प्रोग्राम बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने जावा में प्रोग्राम बनाना है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कार एक असेंबल होती है, तो उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगते हैं, उसके ऊपर एक प्रोग्राम बनाना है, राइट। तो कार एक क्लास वहाँ पे आप बना सकते थे। आई थिंक आपने क्लास का कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा नहीं होगा, बट ये आपको जावा में आएगा। ठीक है, क्लास हो गया या ब्रेक्स हो गई, ये जितने भी फिजिकली एग्जिस्ट करने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सभी की एक एक क्लास बनेगी। जैसे आपने लाइब्रेरी के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाना यूजिंग दिस ओओडी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जैसे जावा या पाइथन में आप क्या करोगे, अगर आपने लाइब्रेरी के मैनेजमेंट के ऊपर सॉफ्टवेयर बनाना है, लाइब्रेरी में के अंदर अगर आप एंटर करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें विजिबल हो रही है। यू कैन सी बुक्स, यू कैन सी रैक्स या अलमीरा। ठीक है, अलमीरा में बहुत सारे पोर्शंस हैं, और हर एक बुक की क्या होता है, एक नाम होता है, नंबर ऑफ पेजेस होते हैं। इन सभी के आप जो है क्लासेस के थ्रू उसको सॉल्व करने की या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करोगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आइडेंटिफाई करेंगे हम कि कौन कौन से वो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि इस प्रॉब्लम, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए रेलेवेंट हैं। रेलेवेंट मीन्स मीनिंगफुल है। ठीक, जब वो आइडेंटिफाई हो गए, फिर हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हुए हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे या डिटरमाइन करेंगे। फिर जाके आपका जावा में प्रोग्राम बनेगा, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एग्जांपल क्या क्या है, पाइथन, ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस सेमेस्टर। ठीक है, सी प्लस प्लस इज देयर, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। आपने जो पाइथन पढ़ी हुई है, दैट वाज कोर पाइथन, बेसिकली कोर इन द सेंस की ओनली फंडामेंटल्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन के प्रिंसिपल उसमें नहीं पढ़ाए गए, ना ही आपके सिलेबस में थे। थर्ड सेमेस्टर में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक ए स्टूडेंट अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो वो आपके सिलेबस में नहीं थी वो चीज़ें, लेकिन जावा के थ्रू आप ओओडी पे काम कर सकते हो, ये आपने देखना है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, सिंप्लिसिटी रहेगी इसमें। ठीक है, रीयूजेबिलिटी, ये मैंने आपको बताया, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रीयूज़ करना, फिर से यूज़। एक बार आपने कोई क्लास बनाई, उसको जितनी मर्जी बार आप उसके जो है वहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करिए। ठीक है, रीयूज़ हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट, जो सॉफ्टवेयर बनाना है उसका जो डेवलपमेंट टाइम है, डेवलप करने में कितना टाइम लगा, वो कम हो जाता है, लोअर हो जाता है, और उसी के कारण कॉस्ट भी आपकी लो हो जाती है पूरे सॉफ्टवेयर की। ये मोर रोबस्ट कोड होता है, इन केस ऑफ एनी फेलियर इजीली ये जो है उस चीज़ को हैंडल कर लेता है, टोलरेट कर लेता है, रिलायबिलिटी इसकी अच्छी है। ठीक है, ईजियर इसकी मेंटेनेंस है, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। इस अगर आपने ओडी के प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए कोई प्रोग्राम, बहुत बड़ा प्रोग्राम डिज़ाइन किया हुआ है, राइट, तो उसको में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मेंटेन करना या उसको, उस बग को, प्रोग्रामिंग मिस्टेक को रिमूव करना, इट इज़ वेरी इजी। वेरी इजी किससे बोल रहा हूँ मैं, बिल्ड एंड वो जो फिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट था उससे मैं अगर कंपेयर करूँ तो। ठीक है, आप देखोगे जावा में आप बड़ा प्रोग्राम बनाइए, इट इज़ ईजियर। बट इन केस ऑफ पाइथन, अगर आप कोर पाइथन पे ही काम कर रहे हो, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं कर रहे हो, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गो बियॉन्ड से 100 या 200 नंबर ऑफ लाइन्स। उससे ज़्यादा अगर बड़ा अगर आप प्रोग्राम बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे फेस करनी होगी। बस इतना ही करिए इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन में। नेक्स्ट 6 है, हाँ, ये दोनों ही यूज़ हुए हैं बेसिकली, डाटा फ्लो ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन, यही आजकल भी यूज़ हो रहे हैं। लेकिन इसके सिवाय कुछ और भी डिज़ाइन, कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एमरजेंसी के लिए जो है वो मानी गई हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं, जस्ट एक हेडिंग आप इनका याद रख सकते हैं, अदरवाइज इतना ही लिखेंगे, अदर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट्स, और इसमें लिख देंगे आप कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की
एमरजेंस के लिए और भी बहुत सारे डिज़ाइन प्रिंसिपल और डेवलपमेंट्स हुई हैं, इतनी लिख दें तब भी चलेगा, अदरवाइज मैंने यहाँ पे पूरे लिखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ दो चीज़ें हैं, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट। डिज़ाइन देखिए, वन इज कॉल्ड एस्पेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेशन डिज़ाइन, क्लाइंट सर्वर डिज़ाइन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं आज की डेट में, टुडे। जब आप कहते हैं कि AI बेस्ड कोई प्रोग्राम बनाया हुआ पाइथन में, ठीक है, उसकी सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। क्या वो प्रोग्राम आपका क्लाउड पे चल रहा है, क्या वो आपके स्मार्टफोन के ऊपर भी चल पाता है, क्या उसमें एस्पेक्ट ओरिएंटेशन भी है कुछ, ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी अदर डिज़ाइन में। ये बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट है, नन ऑफ योर बिजनेस राइट नाउ, जस्ट इनका आप हेडिंग से याद रखिए भी ऐसी भी कोई चीज़ होती है। और डेवलपमेंट्स की जब हम बात करें, ये आपके सिलेबस में है, अदर डेवलपमेंट्स, ये आपके चैप्टर नंबर 3 से शुरू हो जाएंगे, 2 या 3 से, सॉरी। लाइफ साइकिल मॉडल होते हैं, स्पेसिफिकेशन टेक्निक्स होती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, ये सारी आपके सिलेबस में है। तो जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा तब आपको समझ आएगा कि ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे क्यों लिखवाए थे। अदरवाइज अगर आपको ये पॉइंट्स याद नहीं हो रहे हैं, जस्ट यहीं तक आप 5 नंबर तक ही कवर करिए। 6 में आप जस्ट इतना लिखिए कि यहाँ पे बहुत सारे और भी डिज़ाइन हैं और भी डेवलपमेंट हो रखी हैं जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बस इतना आपने करना है। ओके, आगे देखिए। हाँ, ये चलिए, इसे मैं बाद में आता हूँ। हाँ, ये यहाँ पे मैंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है बिल्ड एंड फिक्स और मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टेक्निक्स को, ठीक है। ये आपने देखना है और कॉपी पे भी नोट करना है, इसको समझना है, ये मैं आपसे पूछूंगा। ये वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं आज वाले लेक्चर में या पीछे वाले लेक्चर में। ओके, इसके बाद अब मैं आपको सिलेबस यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, जस्ट वेट। अब बड़ा ध्यान से देखना सभी ने, जो स्टूडेंट अभी तक या लेट उन्होंने ज्वाइन किया, जिनको पता नहीं लग रहा है, वो इसे बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक, सॉरी, एमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये हमने कर लिया। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने इसमें हमने, लेट मी शो यू दिस वन, ये सारे पॉइंट्स कवर किए। ये एमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने ये सारे पॉइंट्स कवर किए। अगला टॉपिक देखिए, अब बड़े ध्यान से देखिएगा, आगे लिखा एंड नोटेबल चेंजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। एक तो पहले वाले टॉपिक हमने क्या लिखना है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इमर्ज हुआ, आया, इवॉल्व हुआ, ठीक है। दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, वो कौन कौन सी चेंजेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस में। तो ये दोनों ही बेसिकली एक ही टॉपिक है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें गड़बड़ नहीं करनी आपने। चाहे आपको लिखने को आए एमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग शॉर्ट नोट, या फिर आपको लिखने में आए व्हाट आर द नोटेबल चेंजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, ये दोनों एक ही टॉपिक है। अगर एमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आया तब तक वो 5 पॉइंट्स आपने, 6 पॉइंट्स आपने डिस्कस करने हैं। अगर ये आ रहा है पेपर में तो आपने ये पांचों पॉइंट तो कवर करने ही हैं, साथ में एक वहाँ पे, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, साथ में ये आपने यहाँ पे दिखाना है, दिस वन। इसमें क्या दिखाया हुआ है, इसमें दिखाया हुआ है कि 1950 के आसपास तक आपका एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन जो है कंप्यूटर साइंस में यूज़ होता आया था, ठीक है। ये अभी आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं PDF फाइल इसकी शेयर करूँगा, तो जस्ट आप थोड़ा ध्यान दें जहाँ पे कर्सर आपका मूव कर रहा है। ये देखिए, एक्सप्लोरेटरी डिज़ाइन आया सबसे पहले 1950 तक। उससे पहले पहले भी कंट्रोल फ्लो ओरिएंटेड डिज़ाइन आना शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ तक वो 1960 में बंद हो गया। 50 से 60 आपका ये यूज़ हुआ कंट्रोल फ्लो। 60 से 70 आपका डाटा स्ट्रक्चर ओरिएंटेड डिज़ाइन यूज़ हुआ 1970 तक, ठीक है। 1980 तक डाटा फ्लो ओरिएंटेड स्टाइल आ गया। फिर 2000 तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ है। लेकिन 2000 के बाद 2020-21 में हैं आजकल हम, ठीक है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में आए हुए हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो हेल्पफुल हैं। एस्पेक्ट ओरिएंटेड, क्लाइंट सर्वर डिज़ाइन, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ये सारी चीज़ें आई हुई हैं। इन सभी को इकट्ठा करके आज की डेट में कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। तो ये मैं आपको कहना चाहता था। तो ये जो लास्ट में लिखा है नोटेबल चेंजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, मैंने साफ लिखा है सेम एज कवर्ड इन एमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बट आपको एक डायग्राम ऐड करना है, कौन से वाला, दिस वन, ये ध्यान रखना, बाकी वही है सारा, ठीक है। इसलिए एमरजेंस पूरा टॉपिक क्या बना आपका, दोनों को इकट्ठा कर दिया मैंने, एमरजेंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड नोटेबल चेंजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस, ये एक ही टॉपिक है बेसिकली,
ये स्पेशली मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जाम के टाइम कंफ्यूज होंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। कुछ और मत लिख देना इसको, गूगल करने मत बैठ जाना कि सर ने तो और कोई नहीं, मैं गूगल करता हूँ। नो, जो मैं बता रहा हूँ वही लिखिएगा। दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर। ये फर्स्ट चैप्टर आपका यहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है। सो लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, आफ्टर दैट आई विल टेक योर क्वेरीज।